थी, आलमी इदारा सेहत की वार्निंग भी हवा में उन्होंने जो है वो उड़ा दी। और अपोजिशन अगर बुरी लगती है तो WHO की राय ही सुन ले वजीर आजम की कि NFC अवार्ड क्या है। तो वो ये कह रहे हैं कि वजीर साहब को जो भी बताया जाता है वो हवा में उड़ा देते हैं, वो कोई किसी बात पर जो है वो तैयार नहीं है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मामलात और हालात जो है वो वजीर आज़म पर बैठकर देख रहे हैं, जाहिर बात है हो सकता है कि वो आप, मैं या कोई ऑपोजिशन लीडर या कोई और एंकर या कोई और मीडिया का पर्सन जो है वो देख सकता हो, जिसके हाथ में कमांड होती है, जो जिस सीट पे बैठा होता है, सीट की मुश्किलात उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सामने बैठने वाले लोग तनकीद करना जो है वो हौसला जरूर रखते हैं, उंगलियां भी उठाते हैं, लेकिन उन्हें शायद उस सीट पर बैठने वाले का अंदाजा नहीं होता जिस सिचुएशन में वो काम कर रहा होता है। इसलिए जिसकी सीट है उसी को साजे और जो है वो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। बहरहाल जी, सरदार अख्तर मिंगल साहब को मनाने की कोशिशें की हैं। चेयरमैन सेनेट की मुलाकात जो है वो मुतवक्के। और अख्तर मिंगल साहब, आपको कल हमने खबर दी थी, अख्तर मिंगल साहब जो है वो हुकूमत के इत्तेहादी पड़े पक्के, और उन्होंने जो है वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जो है वो ये खबरें चलती रही कि अख्तर मिंगल साहब भी जो है वो अगर हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो हुकूमत टूट रही है। तो अब उन्होंने कह दिया है अख्तर मिंगल साहब ने कि जो करना था कर लिया, अब करने को कुछ नहीं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मिंगल के सरबराह सरदार अख्तर मिंगल को मनाने की कोशिश का आगाज हो चुका है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मुज़ाकराती कमेटी का पैगाम पहुंचा दिया है। सरदार अख्तर मिंगल अपने मौक़िफ़ पर कायम है, कहा जो करना कर लिया, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, अब पेशरफ्त हुकूमत ने करनी है, ये कुछ नहीं करना। अब ये जो संजरानी साहब हैं ये बीच में जो है वो साल से किरदार अदा कर रहे हैं, और देखना ये है कि ये क्या अख्तर मिंगल साहब को मनाने में कामयाब जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अख्तर मिंगल साहब की सिचुएशन इस तरह से है कि वो बिफरे हुए हैं, और जब तक मेरा ख्याल है उनके भी मामलात जो है वो हल हो तरफ नहीं आएंगे, वो बात को जो है ना समझेंगे ना मानेंगे। अब ये कैसे मानेंगे ये सादिक संजरानी साहब को जो है वो मालूम होगा, वो कैसे मनाएंगे, क्योंकि ये मुश्किल टास्क जो है उनको मिल गया वजीर आजम की तरफ से। जी, अब वजीर आजम साहब का परवेज खटक साहब को टास्क और इत्तेहाद को मनाओ। अब ये जो परवेज खटक साहब हैं इनको भी टास्क मिल गया है कि जी इत्तेहादियों को मनाएं आप, और इत्तेहादियों की नाराजगी और खदशात दूर करें। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने ये बयान सामने दे दिया है। उन्होंने कहा जी इत्तेहादियों को फौरी मनाया जाए, जो भी इत्तेहादी नाराज हैं खदशात दूर करें। वजीर आजम इमरान खान का परवेज खटक को टास्क और BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं। वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अहम इजलास, BNP के 6 मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। परवेज खटक साहब को ये टास्क मिल गया है कि जितने इत्तेहादी नाराज हैं और जो खबरें उड़ती उड़ती जहां से भी आए कि ये इत्तेहादी जो है वो नहीं मान रहे, अब मुझे लगता है ये सुन के सारे इत्तेहादी जो है वो नाराज हो जाएंगे। ये कितना मुश्किल टाइम है, एक इतने मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं कि जहां पे कोरोना पे कंट्रोल ऑलरेडी हुकूमत को जो है वो करने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, वहीं पर अगर आपके अपने जो हैं वो नाराज होकर साइडों पर बैठना शुरू कर दें और आप उनको मनाने में लग जाएं, तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिकली आपके जो है वो ध्यान साइड पर हो जाता है। तो ये मामला जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार कर जाते हैं। इस वजह से हर शख्स को इस वक्त थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल और एहतियात के साथ जो है वो चलना चाहिए। इमरान फारूक कत्ल केस, 3 मुल्जिमों को उम्र कैद सुना दी गई। अहम खबर है, और ये बहुत अरसे बाद जो है ये खबर और इस पर जो है वो अमल दरामद जो है वो हुआ है। इसमें खालिद शमीम, मौज़म अली, मोहसिन अली को 10-10 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। इमरान फारूक कत्ल केस का महफूज फैसला सुना दिया गया है। खालिद शमीम, मौज़म अली और मोहसिन अली को उम्र कैद, 10-10 लाख रुपए जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुत्तहिदा बानी समेत 4 मफरूर मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं, और फैसला जो है वो 40 सफ़ात पर मुश्तमिल था। अब जब ये और आप ये देखें कि ये इतना लंबा अरसा 10 साल बाद जो है एक इतना सब्र और बर्दाश्त, मैं कहती हूँ कि 10 साल बाद जो है वो जाकर जो है वो मुल्जिमों को पकड़ा है और ये फैसला सुनाया गया है। इस पर अहलिया इमरान फारूक साहब का जो है वो बयान सामने आया है कि अल्लाह ही पर यकीन था, फैसला बेहतर है। वो क्या कह सकती हैं, 10 साल गुजर गए उनके शौहर को इस दुनिया से गए हुए। 2 चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। शुमाइला फारूक, अल्लाह पर यकीन था, फैसला बेहतर है। अहलिया इमरान फारूक का रद्द-ए-अमल, कहा 2 चीजें सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने, सब्र और वक्त। अदालती फैसले पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहती, जिंदगी दुख में गुजार रही हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए।
सच्ची बात है कि अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए जो वक्त जो है वो इस वक्त इस सिचुएशन में जो पूरी दुनिया देख रही है, जो आवाम देख रही है और जो आप देख रही हैं पिछले 10 साल से जिस तकलीफ और अज़ियत से गुजर रही हैं। उम्मीद है कि आप इस फैसले से जो है वो मुतमईन होंगी और अल्लाह ताला आपको मजीद सब्र जो है वो अता फरमाए। नेक्स्ट हमारे पास खबर जी बहुत अहम है, पेट्रोल के हवाले से है कि पेट्रोल बहरान वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म। जी हाँ, वजीर आजम ने जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है, ना कि ये कहा है कि अब इस पर कमेटी बैठेगी और फिर फैसला होगा, बाकायदा तौर पर जो है वो गिरफ्तार किया जाए। जखीरा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई करने की हिदायत और पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। वजीर आजम के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी के अहकामात, जखीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई करने की हिदायत भी जारी कर दी है। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर बहरान पैदा किया। डीजी ऑयल और पेट्रोलियम डिवीजन अफसरान जिम्मेदारी ना निभा सके, रिपोर्ट में इंकशाफ किया है। जो जिम्मेदारी नहीं निभा सके, जिन कंपनियों की वजह से ये मामला पेश आए, वजीर आजम ने कह दिया है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और फौरन से इनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर्स भी जो हैं वो जारी किए जाएं। तो ये तो एक अहम पेशरफ्त है पेट्रोलियम में कि जो ये बहरान जो है पेट्रोल का पैदा किया गया, जो कि होना नहीं चाहिए था इस दौर में। कोरोना के हवाले से जनाब, जहां लाहौर में जो है वो मामला जो है वो सख्त है, लॉकडाउन कुछ इलाकों में जो है वो है। इसी तरह कराची के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कोरोना से मुतासरा 43 यूनियन काउंसिलों में सख्त लॉकडाउन की सूरत हाल है। इस वक्त मार्केटें दुकानें बंद रहेंगी, होम डिलीवरी की भी इजाजत नहीं होगी। ये उन इलाकों की बात कर रही हूँ कराची के जो कोरोना से मुतासरा हैं, 43 यूनियन काउंसिलों में जहां सख्त लॉकडाउन है इस वक्त। और कराची में कोरोना से मुतासरा 43 यूनियन काउंसिलों में सख्त लॉकडाउन, मार्केटें और दुकानें बंद रहेंगी। अशियाए खुर्दोनोश की दुकानें भी शाम 7 बजे बंद हो जाएंगी। होम डिलीवरी भी बंद, खरीदारी के लिए घर के एक फर्द को ही इजाजत होगी। मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। घर का कोई एक फर्द जाएगा और जो भी चीजों की जरूरत होगी वो जाकर जो है वो ले आएगा। बाकी जो है 7 बजे दुकानें, ये तमाम यूनियन काउंसिल जो हैं जहां पर कोरोना का सख्त किस्म का जो है वो मामलात है, वहां पर उनको जो है वो सख्त लॉकडाउन कर दिया गया है। लाहौर में जनाब बात कर लेते हैं कि लाहौर में क्या हो रहा है। तो लाहौर में मजीद 22 इलाके स्मार्ट लॉकडाउन की लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं। लाहौर शहरियों की अक्सरियत ने मास्क का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। लाहौर के मजीद 22 इलाके, मजीद 22 यानी कि हमने जो आपको पहले इलाके जो है वो गिनवाए थे कि लाहौर के, वो इलाके तो ऑलरेडी सील है, लेकिन लाहौर के मजीद 22 इलाके जो है वो इस लिस्ट में शामिल कर लिए गए स्मार्ट लॉकडाउन में। और हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। शहरियों की अक्सरियत ने मास्क को नजरअंदाज कर दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लाहौर की सड़कों पर अगर आप देखें तो यही सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है कि लोगों ने जो है वो ना SOPs को जो है फॉलो करते नजर आते हैं, ना ही मास्क की जो है उन्हें जरूरत महसूस होती है, बल्कि अक्सर तो घरों में बस यही बात होती है कि कोरोना तो है ही नहीं। अब कोरोना है नहीं तो इतनी अमवात कैसे हो गई? इसका ब्लेम गेम भी जो है वो तमाम का तमाम जो है वो डॉक्टर्स पे और हुकूमत पे जो है वो डाल रहे हैं, जबकि ये बीमारी, ये वबा, ये बैक्टीरिया मौजूद है, आपके इर्द गिर्द ही मौजूद है। कहीं रिसर्च हुई कि ये बैक्टीरिया है, वायरस है, इसको प्रॉपर तरीके से आप नहीं जान सकते। ये सिर्फ जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल होता है, इसीलिए आपको अपना मुंह ढकना, नाक ढकना जरूरी है, ताकि एक शख्स जो बोल रहा है, बोलते हुए अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप जो है वो जब बोल रहे होते हैं तो दूसरे शख्स से जो है अगर आपका फासला ना हो तो उसको फील होता है कि आपने जो है वो आप ने जो बोला है उसका इफेक्ट हुआ है। तो फिर ये सारी चीजें जो है वो अपना कंट्रोल लाइन संभालने की जरूरत है इस वक्त कि आप अपना कंट्रोल लाइन खुद संभालें। सलामती कौंसिल के हवाले से जनाब बात कर लेते हैं तो भारतीय इंतखाब पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान की तरफ से यह बयान सामने आया है और भारत ने मकबूजा कश्मीर में आलमी असूलों की नफी की है। आयशा फारूकी कहती हैं। ये सलामती कौंसिल के हवाले से जो खबर हमारे पास है ये मैं आपको जो है वो बता रही हूँ भारत के हवाले से कि भारत के गैर मुस्तकिल रुकन इंतखाब पर पाकिस्तान ने सवालात उठा दिए हैं और ज़रूरी भी था इस वक्त में पाकिस्तान को जो है वो ये सवाल करना बनता भी है। तर्जुमान वजारत खारजा कहती हैं भारतीय इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और असूलों के मुनाफी हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सलामती कौंसिल में भारतीय इंतखाब पर जो सवाल उठा है उस पर पाकिस्तान जो है वो पेश है और मकबूजा कश्मीर में आलमी असूलों की जो नफ़ी की गई है, आयशा फारूकी साहब का उस पर जो है वो ये बयान जो है वो सामने आ गया है। वो ये कह रही है सलामती कौंसिल में भारतीय इंतखाबात पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं, सवाल करने भी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से जो है वो हम इन तमाम बातों में जब भी भारत की बात आती है, कोई और चीज़ आती है तो उस पर जो है वो सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। बात सिर्फ इतनी सी है। अच्छा जनाब, गर्मी के हवाले से ज़रा बात कर ली जाए
कि गर्मी का जोर है और बेतहाशा जोर है इस वक्त। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मुख्तलिफ सिंध और पंजाब की सूरत हाल है, उस पर ज़रा हम आपको अपडेट कर दें कि मौसम जो है वो सूरज के तेवर जो है वो किस हवाले से जो है वो बिगड़ रहे हैं। तो जनाब सूरज के तेवर बिगड़ गए, गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी, हफ्ते से बारिशों का इम्कान। अच्छी खबर भी है कि अगर गर्मी है तो हफ्ते को जो है वो कुछ मौसम जो है वो अच्छा प्लेजेंट भी हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। सूरज के तेवर बिगड़ने लगे हैं, गर्मी जोबन पर आ गई है। सिंध और पंजाब में झुलसा देने वाली गर्मी है। गर्म हवाओं से शहरी घरों में ही दबक गए हैं। दर्जा हरारत लाहौर में 43 और दादू में जो है 49, लाड़काना में 46, जैकाबाद में 44 सेंटीग्रेड और पंजाब के कई इलाकों में हफ्ते से बारिशों की पेशगोई भी की गई है। तो चले, महकमा मौसमियात ने कुछ अच्छी खबर भी सुना दी है, लेकिन यह भी कहा गया कि पंजाब के कुछ इलाकों में, पूरे पंजाब में जो है वो इसकी पेशगोई जो है वो सामने नहीं आई है। चीनी फौज के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब कि चीनी फौज ने जो अपनी कमांड संभाली है, जो अपनी पोजीशन संभाली है दराए कराकरम के करीब, उस हवाले से जो है वो आपको अपडेट जो है वो करते चले कि ये किस तरह से जो है वो दराए कराकरम जो है मुतनाज़ा इलाका है। 12 किलोमीटर फासले पर भारतीय मिलिट्री बेस और जनाब चीनी फौज ने दराए कराकरम के करीब पोजीशन संभाल ली है। 12 किलोमीटर फासले पर भारतीय फौज के मिलिट्री बेस भी है और ये जो कराकरम चीन, पाकिस्तान और भारत की सरहदों का संगम होने के साथ साथ मुतनाज़ा इलाका भी है। ये भी आपको जो है वो अपडेट कर दें कि ये मुतनाज़ा इलाका जो है वो कहा जाता है इसको, और इस तरह से जो है वो, लेकिन चीनी फौज जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने जो है वो भारत को नाको चने चबवा दिए हैं और अब मजीद उनकी जो है वो ये कोशिश है कि भारत जो है वो, क्योंकि बाज नहीं आ रहा, देखें जब कोई समझाने से बाज नहीं आता ना तो फिर उसको सजा मिलती है। कहीं उसे अल्लाह की तरफ से सजा मिलती है, कहीं उसको लाइव सजा देनी पड़ती है। तो अक्सर औकात जो है वो जानबूझ के जो किसी को तंग कर रहे होते हैं, जैसे भारत जो है वो हमेशा जानबूझ के तंग करने की कोशिश करता है और पाकिस्तान बर्दाश्त करता रहता है, लेकिन दूसरे ममालिक बर्दाश्त नहीं करते और उनके अंदर बर्दाश्त करने की इतनी कैपेसिटी नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान ने भी अब जो है वो खास तौर पर जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब जो है वो दे दिया है और एलओसी पे जो खिलाफ वर्जी करता है भारत, उसके हवाले से भी जो है वो आपको अपडेट हम करते रहते हैं। एक बड़ी खास और अहम खबर, और इस खबर की मुझे समझ नहीं आई है, मैंने अपने प्रोड्यूसर से जो है वो क्लियर की कि भाई ये क्या खबर है, ये खबर सही है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट ना करने का फैसला। हाँ, मैं पहले समझी कि इसमें ना नहीं होगा, शायद प्रिंट पे कोई गलती आ गई, बट नहीं, ये लिखा है ना करने का फैसला। अब ये क्यों ना करने का फैसला? कोरोना टेस्ट के लिए नया लाएअमल मुरतब किया जाएगा। सिविल एविएशन नया लाएअमल मुरतब किया जाएगा। चलें देखते हैं नया लाएअमल क्या होगा कि जिसमें टेस्ट ना करने के अलावा आप फौरन से जो है वो पता कर लेंगे कि बाहर से जो शख्स आ रहा है वो कोरोना पेशेंट है या नहीं है। बैरून मुमालिक से इस्लामाबाद एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट ना करने का फैसला। कोरोना टेस्ट के लिए नया लाएअमल मुरतब किया जाएगा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रवाना रोजाना 1000 से ज्यादा मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट सैंपल लिए जाते थे। वो थक गए होंगे ना, इतना काम करना पड़ रहा है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लोगों को। यहाँ पाकिस्तानियों को जरा सा काम करना पड़ जाए तो टेंशन पड़ जाती है, फिर वो दूसरा लाएअमल इख्तियार करते हैं, दूसरी जगह पे तलाश करते हैं। आसान हल क्या है, आसानी से हम कैसे इस चीज़ से जो है वो निकल सकते हैं? तो आसानी से तो जनाब ऐसे ही निकल सकते हैं कि फिर आप जिस तरह आपके PIA की जो है वो सिचुएशन और हालात हैं, उसी तरह जैसे आप आसानी से यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। कोरोना तो इस तरह से जो है वो फैलने में मिनट सेकेंड नहीं लगेंगे अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। और आप उसका लाएअमल क्या लाएंगे, दूसरा अल्टरनेटिव क्या लाएंगे अगर टेस्ट नहीं करेंगे? तो चलें देख लेते हैं क्या लाएंगे सिविल एविएशन वाले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही हैं और ये मामला जो है वो हो रहे हैं, लेकिन ये क्रिटिकल सिचुएशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है। पहले भी कहा गया हुकूमत को इस पर जो है वो गौर करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जनाब अहलिया जस्टिस काजी फायज ईसा, ये केस तो आप काफ़ी टाइम से जो है वो सुन ही रहे हैं कि ये क्या मामलात हैं, और उन्होंने कह दिया है कि जी रियायत के कोई तलबगार नहीं है। पहली जायदाद जो है वो उन्होंने अपनी थोड़ा सा जो वीडियो लिंक पर जो है वो खिताब किया है और बयान दिया है अपना, और कहती हैं कि पहली जायदाद जो है 2004 में बरतानिया में मैंने खरीदी। अब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत हुई है, इसमें अहलिया ने वीडियो लिंक से बयान रिकॉर्ड करा दिया है। बताया है कि पहली जायदाद 2004 में बरतानिया में खरीदी, किसी किस्म की रियायत की तलबगार नहीं, आम शहरी जैसा सलूक किया जाए। मैंने जो चीज़ें मतलब खरीदी हैं मैंने उस पर जो है वो आपको अपडेट जो है वो कर दिया। अच्छा, इसके हवाले से, इस केस के हवाले से मेरे पास तफसील मौजूद है और मैं इंशाल्लाह जो है वो अब आपको, क्योंकि सैटरडे संडे हमारी मुलाकात नहीं होती, हमारा प्रोग्राम रिपीट चलता है, तो फिर इंशाल्लाह मैं मंडे को इंशाल्लाह इस हवाले से जो है वो बात करूँ कि जस्टिस फायज ईसा का जो ये केस है
इस हवाले से जो है वो कुछ अपडेट्स भी मेरे पास मौजूद हैं जो हम मंडे को जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी तो जो भी जायदाद की इनकी तफसीलात थी वो इन्होंने स्पेशली जो है वो वीडियो लिंक पे अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है। अब आगे अदालत की मर्जी के वो इस पर जो है वो क्या आगे जो है वो बयान करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई आज की पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ किस तरह वजीर आजम ने क्या कहा, बाहर से क्या बयान सामने आया, भारत क्या कर रहा है, चीन क्या कर रहा है, ये तो तमाम हो गए वो मामला। लेकिन अभी मेरे पास आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है। जी हाँ, इंटरेस्टिंग, आप मेरी स्माइल से समझ गए होंगे इंटरेस्टिंग किस काइंड ऑफ सेंस से। कुछ अहम और मज़ेदार खबरें और ऐसी खबरें कि जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाह ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा भी हो रहा है। ये दुनिया है जहाँ कुछ बुरा होता है वहाँ कुछ थोड़ा थोड़ा जो है वो माइंड को रिलैक्स करने वाली चीज़ें भी शामिल होती हैं। तो हमने आज से जो है वो ये कोशिश की है कि हम ऐसी खबरें भी जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी करे। तो जनाब, कोरोना ने फेस मास्क को फैशन में बदल दिया है। जी हाँ, कोरोना ने फेस मास्क को फैशन में बदल दिया है। भारतीय शहर हैदराबाद में सोने से तैयार फेस मास्क बिकने लगे हैं। ये आप देख लीजिए कि ये भारतीय शहर है हैदराबाद जहां सोने से तैयार करदा मास्क जो हैं वो बिक रहे हैं और इस मास्क में लाखों रुपए का खालिस सोना इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो ब्राइड्स हैं जो और हैं, मतलब कोरोना के हवाले से, और जो बड़े बड़े फैशन शोज हो रहे हैं उसमें भी मैंने देखा, और अभी ये भी एक खबर जो हमारे सामने आई है कि भारतीय शहर हैदराबाद में सोने से मास्क तैयार किए जा रहे हैं। और इस सोने के क्लिप आप देख रहे हैं जो मास्क के ऊपर जो है पेंट किए जा रहे हैं, और अगर साथ आप मास्क देखें तो उस पर सोने की जो है वो तारों से जो है वो काम हुआ है। तो और भी बहुत से मजीद जो है वो डिजाइन जो है वो मौजूद है। अब देखिए क्रिएटिविटी देखिए लोगों की कि लोग मास्क पे कैसे काम कर रहे हैं कि सोने के मास्क जो है वो निकाल दिए हैं और उसमें उस हवाले से जो है वो चले, अच्छी बात है। इतने मुश्किल दौर में अगर कोई जो है वो सोने वाले मास्क भी पहनकर जो है वो बाहर निकलेगा तो फिर दूसरी अवाम का क्या होगा, ये आप खुद ही सोच लें। अच्छा जी जनाब, बरतानवी जोड़े के हवाले से हमारे पास एक अहम बड़ी खबर है। कहते हैं कि अगर मोहब्बत हो और मोहब्बत सच्ची हो तो फिर इंसान जीने मरने की कस्में साथ खाता है। ऐसा होता है अक्सर लोग, अक्सर मोहब्बत में गिरफ्तार लोग जो है वो कहते हैं तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मैं तुम्हें ना मिला तो तुम मर जाना। मतलब इस तरह की बातें जो है वो होती हैं। अब क्या होती है वो खैर मैं नहीं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रही, लेकिन बरतानवी जोड़े के हवाले से जो हमारे पास खबर है मैं आपको वो बता रही हूँ कि साथ जीने और मरने की कसम निभा दी है इन्होंने। जी हाँ, 71 साल रफाकत के बाद 71 ईयर्स, और ये जोड़ा जो है वो शादीशुदा जोड़ा और मियाँ बीवी कोरोना के बायस जो है वो जा बहक हो गए हैं। इन दोनों को कोरोना हुआ और इकट्ठे ही जो है वो दुनिया फानी से जो रुखसत हो गए। मोहब्बत को अमर करने की ऐसे भी मामलात सामने आते हैं। अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता कि जो है वो कभी किसी की मोहब्बत ऐसे अमर हो जाती है, किसी की कैसे अमर हो जाती है। तो ये बरतानवी जोड़े की जो हमारे पास खबर थी ये हमने आपको जो है वो दी। इसके अलावा जनाब एक और, चले मोहब्बत की बात हो रही है तो एक और मोहब्बत की खबर हो जाए कि मोहब्बत में नाकामी पे भी लोग बड़ा हंगामा करते हैं। हाँ जी, ऐसे भी होता है। ये मोहब्बत की कामयाबी की खबर थी जो मैंने आपको सुनाई कि एक साथ ही जिंदगी में जिए और एक साथ ही दुनिया से रुखसत हो गए, चाहे वो वजह कोई भी बनी। लेकिन मोहब्बत में अगर नाकामी हो जाए तो लोगों के बड़े बड़े बुरे रवैये जो है वो देखने में सामने आते हैं। ये खातून है जिन्हें आप देख रहे हैं इनको जनाब मोहब्बत में हो गई नाकामी। इन्होंने क्या किया कि दौरान सफर हंगामा खड़ा कर दिया, गुस्से में आके जोर से जो है ये जो जहाज की विंडो है उसको पीटना शुरू कर दिया। और जनाब बेचारी जहाज की विंडो जो है उसका क्या हशर किया आप ये देख ही सकते हैं। ये साइड पर जो है वो किस तरह विंडो जो है वो क्रैश हो गई है और इनको इतना गुस्सा चढ़ा। जाहिर है मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो बंदे से बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह आपके काम पे कोई उंगलियां उठाए ना वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर लेकिन इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए कि आप चीजें तोड़ना शुरू कर दे, बल्कि उसको जो है वो टैकल और हैंडल करना चाहिए। तो बहरहाल इनको समझाने के लिए इतना ही काफी था कि अब उनको जो है वो लेके जाया जा रहा है और अब इनके साथ जो है वो क्या सलूक किया जाएगा। एक तो मोहब्बत में नाकामी, दूसरे आपकी वैसे भी जो है वो मामलात खराब। जनाब एक अहम खबर हमारे पास ये भी है कि बरतानवी वजीर आजम की गाड़ी को हादसे का जो शिकार हो गई है, उस हवाले से भी अपडेट हम आपको जो है वो करते चलें। एहतजाज के दौरान अचानक एक शख्स गाड़ी के सामने आ गया और जो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, लेकिन वजीर आजम की गाड़ी दूसरी गाड़ी से जो है वो टकरा गई है और ये हादसे का शिकार हो गई है। बरतानवी वजीर आजम की जो गाड़ी है वो एक शख्स के आगे आने की वजह से जो ड्राइवर है उसे ब्रेक नहीं लगी और वो गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी के साथ जो है वो जाकर टकरा गई। आप फुटेज जो है वो फुटेज देख सकते हैं राइट साइड पे कि किस तरह से जो है वो ये वाकया जो है वो पेश आया है। और ये देखिए ये ब्रेक एक शख्स आगे आ गया, एहतजाज हो रहा था वहाँ पे
और फिर जो है वो ब्रेक नहीं लगी और वो गाड़ी जो है वो दूसरी गाड़ी में जो है वो जाके लग गई। चलें, ये इमरजेंसी ब्रेक थी जो एकदम से जो है वो कभी कभार जो है वो नहीं लगती और इस तरह के मामला हो जाते हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है वो महफूज रखे, सबको महफूज रखे। चीन में पेश आया जनाब एक अनोखा वाकया। अच्छा, ये खबर पढ़ के मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी कि ऐसा भी होता है और ऐसा होता है। ये चीन का एक वाकया है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वो खबर है। कोरोना के खौफ को जनाब विजी ने 5 माह में चीनी शहरी के वजन में पता कितने 100 किलो इजाफा कर दिया है। ये चीनी शहरी का वजन जो है 280 किलोग्राम तक पहुंच गया है। ये चीन में अनोखा वाकया पेश आ गया। कोरोना का खौफ इतना था वो घर से बाहर ही नहीं निकला। उसे खा खा के 5 माह में एक चीनी शहरी ने जो है वो अपना वजन जो है वो इतना बढ़ा लिया और ये 280 किलोग्राम तक जो है वो ये बंदा जो है वो पहुंच गया। आम सा शहरी था, पतला दुबला था, लेकिन वजन में जो है वो 100 किलो का जो है वो इजाफा हो गया इसके घर में बैठे बैठे सिर्फ 5 माह में। अजीब सी बात है, मतलब इतना खाया आपने, आपको आप खौफ में मतलब सारा टाइम मिनट बाद सेकंड बाद खाते रहते थे। ये अब क्या फायदा हुआ इतना खाने का और इतने खौफ का। इतने खौफ में खा खा के खुद ही हॉस्पिटल जो है वो पहुंच गए और 280 किलोग्राम तक जो है वजन पहुंच गया। अब इस वजन को हल्का करने में कितना टाइम जो है वो लग जाएगा। तो ये एक अजीब जो है वो फार्मूला जो है वो अपनाया और वाकई ऐसा हो रहा है। अच्छा, ये कोई मतलब वो नहीं है कि ये बहुत ही डिफरेंट सी चीज है, ऐसा हो रहा है। कोरोना के खौफ से जो लोग घर में बैठे हैं उनके वजन में इजाफा हो रहा है, बच्चों के वजन में इजाफा हो रहा है। और बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरा आपको मशवरा ये है कि मीठी चीजों का इस्तेमाल कम कीजिए, क्योंकि जब आप मीठी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं घर में बैठकर, जाहिर है कि दिल करता है कि हर वक्त जो है वो आप फीका या कुछ जो है वो तड़के वाला या कुछ मिर्च मसाले वाला भी नहीं खा सकते, तो कुछ मीठा भी होना चाहिए। बट मीठे का इस्तेमाल उतना रखें जितना आप जो है वो उसको बहुत ज्यादा चॉकलेट्स, आइसक्रीम और दूसरी चीजें जो है वो इस टाइम में इस्तेमाल ना करें। पूरी दुनिया के लिए, जहां जहां ये प्रोग्राम देखा जा रहा है सबके लिए। इसके अलावा जनाब अहम खबर कोरोना के हवाले से हमारे पास ये भी है कि कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना नहीं होता। जी हाँ, ये एक अहम जो है वो तस्दीक हुई है। सॉरी, मेरा जरा गला थोड़ा सा जो है वो खराब है। तो कौन से ब्लड ग्रुप के लोगों को जो है वो कोरोना नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ। ओ ब्लड ग्रुप वाले अफराद में कोरोना का खतरा कम होता है। ओ पॉजिटिव जिनका जो है वो ब्लड ग्रुप है उनमें कोरोना का खतरा जो है वो कम होता है और ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद के अस्पताल में दाखिले के अंदराज कम है। यानी कि ये एक तस्दीक हुई है, ये पूरी रिपोर्ट जो है वो चली है और उसमें उन्होंने देखा है कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं जिसपे कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा। तो तस्दीक से साबित हुआ कि ओ पॉजिटिव जिनका ग्रुप है उन पे कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा। अब ये एक जाहिरी बात एक रिसर्च है, क्योंकि ओ पॉजिटिव वाले जो है वो बहुत से लोग जो है वो बिल्कुल ठीक हैं और जो हॉस्पिटल में आने वाले लोग हैं वो ए बी प्लस नेगेटिव माइनस में इस तरह जा रहे हैं, लेकिन ओ वाले जो लोग हैं प्लस में उन पर जो है वो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो चले, शुक्र है किसी पर तो इफेक्ट नहीं कर रहा और जान जो है वो किसी की तो छोड़ने के लिए जो है वो कोरोना तैयार है। एक अहम पेशरफ जो मैंने आपके साथ जो शेयर की, अनोखी कुछ खबरें जो हमने आज प्रोग्राम में जो है वो शामिल की। होप्स हो कि आपको ये पसंद आई होंगी और डेली की अपडेट्स पे जो मेरी एक एक खबर पे आपके जो है वो इतने लाइक्स और इतने कमेंट्स आते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और मैं भी इसीलिए जो है वो खबरें बड़े मजे से पढ़ती हूँ और आप लोगों को भी जो है वो इंटरेस्टिंग न्यूज जो है वो अब इंशाल्लाह जो है वो साथ साथ जो है वो देते रहेंगे। इसी के साथ हम ब्रेक लेंगे। बिल्कुल जनाब, अब तो ब्रेक बनती है ना, इतनी लंबी खबरों के बाद जो है वो एक छोटी सी जो है वो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरी बाद जब हम वापस आते हैं तो आज जुम्मतुल मुबारक का खास दिन है, खास मौका है और आपको पता है कि जुम्मतुल मुबारक पे मैं खास प्रोग्राम करती हूँ और आज हम जिस मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हैं वहाँ पे अल्लाह के साथ के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है कि हम किस तरह से इस मुश्किल दौर से जो है वो गुजर जाएं। इसीलिए हमारे साथ जो है वो मुफ्ती साहब जो है वो ऑन कॉल मौजूद होंगे और हमने आज जो पॉलिटिकल सेगमेंट है वो लास्ट सेगमेंट जो है वो ले गए हैं। उसमें हम टुडे गेस्ट में जो है हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद होंगे जो हमारे पॉलिटिकल एनालाइज करेंगे, तमाम उस पर जो है वो तज्जिया देंगे आज की तमाम सिचुएशन पे। लेकिन हम सबसे पहले बात ये करेंगे कि इस कोरोना के दौर में हमें अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक कितना मजबूत करना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे बचना है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपनी जिंदगी में शामिल करना है, तो हम इस कोरोना के हालात से जो है वो डटकर मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। मैंने सोचा कि ये हमारे लिए जरूरी है, इसलिए आज का टॉपिक यही होना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट लाए अमल अकॉर्डिंग टू इस्लाम क्या होना चाहिए। इसी के साथ एक ब्रेक, देखते रहिए गुड मॉर्निंग टुडे। आपके साथ है आपकी मेजबान डॉक्टर नबी हाली खान।
चैनल मेरी आपकी जो है वो इसी वक्त मुलाकात होती है। अभी हमारे पास वक्त है टुडे स्टोरी का, और आज की स्टोरी हमारी बहुत ही खास है क्योंकि जुम्मतुल मुबारक का खास मौका है। आज मैंने कोई पॉलिटिकल स्टोरी, कोई सोशल स्टोरी जो है वो नहीं रखी। ये सिर्फ और सिर्फ प्योर वो इस्लामी अहकामात की हम जो है वो आज बात करेंगे जिन्हें हमें समझ ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते, हमने हवा में उड़ा दिए हैं ये सारे अहकामात। हमें अंदाजा ही नहीं है कि इस मुश्किल दौर में, इस वबा के दौर में हमें निमटना कैसे है। एक छोटा सा जो है वो बात करूंगी, जायजा जरा मैं आपको जो है वो पेश कर दूं मुस्लिम ममालिक का, कि मुस्लिम ममालिक इस टाइम किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, और यहाँ पर लोग जो है वो किस तरह से अपने आप का जो है वो लाइफस्टाइल जो है वो रखे हुए हैं। हर वो मुल्क जिसमें बादशाह, हुक्मरान, वजीर, मुशीर, ब्यूरोक्रेट्स, ताजिर बड़े घरों और बड़े दफ्तरों में रहते हों, वो माशरा तरक्की नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि पूरा इस्लाम इस वक्त जो है वो बड़े घरों के खप्त में मुब्तला है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो महल है वो ब्रुनाई के सुल्तान के पास है। अरब में सैकड़ों हजारों महलात हैं और इन महलात में सोने चांदी की दीवारें हैं। इस्लामी दुनिया इस वक्त कीमती और महंगी गाड़ियों की सबसे बड़ी मार्केट है। और पाकिस्तान को देख लें कि पाकिस्तान में क्या है। यहाँ ऐवान सदर देखें, वजीर आजम हाउस देखें, गवर्नर हाउस देखें, कोर कमांडर हाउसेस देखें, आईजी डीआईजी हाउसेस देखें, डीसीओस के हाउस देखें, सरकारी गेस्ट हाउस को देख लें। ये सब क्या है? ये सब बड़े घर हैं, बड़े महलात हैं। पाकिस्तान के एक जिले में 18वें ग्रेड के एक सरकारी ओहदेदार का घर 106 किनाल पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद के वजीर आजम हाउस का रकबा जो है वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के मजबूई रकबे से 4 गुना ज्यादा है। लाहौर का गवर्नर हाउस जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ा है, और ऐवान सदर का सालाना खर्च पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज के मजमूई बजट से ज्यादा है। फिर भी हम खामोश हैं, खामोशी से सुनते हैं। आप अपने हुक्मरानों के जरा दफातर देख लें, इनकी शानो शौकत देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये महलों में रहते हैं। कोरोना के इस मुश्किल दौर में भी ये महलात इनके पास मौजूद हैं। अब बिल क्लिंटन की बात कर लें कि ये जो है उसे कोर्ट फीस अदा करने के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। व्हाइट हाउस के सिर्फ 2 कमरे सदर के इस्तेमाल में हैं। ओवल ऑफिस में सिर्फ चंद कुर्सियों की गुंजाइश है। जापान के वजीर आजम को शाम 4 बजे के बाद सरकारी गाड़ी की सहूलत मुयस्सर नहीं होती। चुनाचा आप देख लें कि छोटे घरों वाले ये लोग हम जैसे बड़े घरों वाले लोगों पर हुक्मरानी कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं। ये मुमालिक वैसे तो देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन इनके तौर तरीकेकार जो हैं, इन्होंने कोरोना के हवाले से, मामलात के हवाले से अपने बजट को जिस तरह से कंट्रोल किया है, चीजों को कंट्रोल किया, हमेशा से करते आ रहे हैं। वो छोटे घरों में रहते हैं और बड़े घरों की में रहने वाले लोगों पर जो है वो हुक्मरानी करते हैं। तो हमें इस वक्त ये सोचना है, हमें अपने इस्लाम, अकॉर्डिंग टू इस्लाम देखना है कि हमारी तालीमात क्या कहती हैं। नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था, जो दोनों जहान के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए, उनके घर में क्या चीजें थी। और आज हम जो है वो बड़े घर के खप्त और बड़ी चीजों और लक्जरी चीजों के पीछे ऐसे भागते हैं कि हमारे लिए जो है सब कुछ यही इंपॉर्टेंट है। इस दौर में, कोरोना के दौर में, इस वबाई अमराज के मुश्किल दौर में इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, ये हम पूछते हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं मुफ्ती रागिब नईमी साहब। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, और जब भी जो है बयान करते हैं तो खूब बयान करते हैं। मुफ्ती रागिब नईमी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मेरी सारी बात तो आपने सुन ही ली है, मैं चाहूंगी कि अब आप आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी दुख सी हुई बात की है जी। कोई 1 साल कबल मुझे इराक का दौरा करने का मौका मिला और मैंने इराक के मजहबी मकामात की ज़ियारत की। वहीं पर मुझे नश्र अकबर में हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो घर, वो काशाना, वो कसर भी देखने का मौका मिला, जहाँ पे आप बतौर अमीरुल मोमिनीन रिहाइश पजीर थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप यकीन जानिए कि 6 से 7 कमरे थे और एक कमरा शायद 8 बाई 8 या 8 बाई 10 से बड़ा हो। सही सही। जिसमें आपकी पूरी फैमिली क़याम पजीर थी। सही। जिसमें आपके बच्चे भी थे, आपकी अज़वाज भी थी, आप खुद भी थे उसके अंदर। सही। हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु ताला का वो खूबसूरत छोटा सा घर जो कि सुभान अल्लाह कसर खिलाफत था जी, उसको देखते हैं। और जिस तरह आपने पाकिस्तान की बात की, ब्रुनाई की बात की, और इस तरह इस दीगर इस्लामी ममालिक जहाँ कहीं भी बादशाहत कायम है या जहाँ कहीं पर भी
मुतलिकुल अनानी की जी हुकूमत है, तो जी हम वहाँ पे यही देखते हैं कि बड़े बड़े घर हैं महलात है और मोहल्लात हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम की अलैहि वसल्लम। अगर आप क़यामत के हवाले से पेश गोइयों को देखें तो उनमें से एक ये भी है जी कि बकरियां चढ़वाने वाले लंबी लंबी ऊंची ऊंची इमारतों पर फख्र करने लग जाएंगे। वाह वाह वाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नंगे वही दौर है। पैर, जिनके पैरों में कभी जूतियां तक नहीं हुआ करती थी, ऐसा ही है। आज उनके ठाठ बाट जब हम देखते हैं तो फिर हमें अक्ल इस दंग बात रह की जाती है। सदाकत के ऊपर यकीन आ जाता है बेशक कि बेशक, वाक़ईतन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही सल्लल्लाहु तौर पे अलैहि वसल्लम। अक्कासी फरमाई है बेशक उन बेशक, अयाम, उन आने वाले अयाम की, जब क़यामत का करीब होना वकूअ पज़ीर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। आपने बिल्कुल बजा कहा, जिन्होंने डिलीवर करना होता है उनके लिए ना तो मोहल्लात की जरूरत होती है, जी ना बड़े बड़े कसरे सदारत और ऐवाने वजीर आजम की जरूरत होती है, ना बिल्कुल उनके लिए गवर्नर हाउसेस की जरूरत होती है, जी ना उनके लिए डीसी या कमिश्नर हाउसेस की जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे। जिस तरह हम यूरोप को देखते हैं, जिस तरह हम मगरिब को देखते हैं, जहाँ पर आवाम के लिए हुक्मरान सोचते हैं, उनके बारे में ख्याल करते हैं और जी फिर वो तमाम रकूम जो उनके लिए खर्च के तौर पर रखी जाती हैं वो जाहिर है, जवाबदेह होते हैं बिल्कुल आवाम को कि उन्होंने वो तमाम की तमाम रकूम कहाँ पर खर्च की है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी तब्दीली जी चाहिए, बिल्कुल एक चाहिए। बड़ी तब्दीली जब तक वकूअ पज़ीर नहीं होगी हम स्टेटस को खत्म नहीं कर सकेंगे। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये वो दौर है जिसके बारे में 1400 साल पहले जो है वो हमें बता दिया गया था। आज हम इस दौर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमें समझ क्यों नहीं आ रही कि ये दौर हमें किस और आगे किस वक्त में लेके जा रहा है? आज हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं, आज हम एक दूसरे से तकलीफ और परेशानी में जो है दूसरे को मुब्तला करके खुद हंसते हैं, उसका तमक्खर उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और खुश होते हैं इस बात पे कि हमने फला बंदे को जो है वो तकलीफ पहुंचाई है, उसको अजियत दी है, उसका जो है वो काम खराब करने की कोशिश की है। तो जरा इस पर जरा गौर करें कि वबा का इतना बुरा दौर गुजर रहा है, इतने तकलीफ के दौर से गुजर रहे, जहाँ एक दूसरे को अपनी जिंदगियों की परवाह नहीं है, यहाँ लोग एक दूसरे की नुक्ताचीनी से ही बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के लिए क्या फरमाते हैं आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। हकीकतन ऐसे ही है, जब हम चांस को देखते हैं तो विफाक और सूबे आपस में सर बेकार नजर आते हैं, तर्जुमान एक दूसरे के खिलाफ बात करते हुए नजर आते हैं, बर्दाश्त है ही नहीं। आवाम ने तो इन सियासतदानों को देखकर अपने रास्ते मुतय्यन करने हैं जी। और जो तर्जुमान मुख्तलिफ पार्टीज के और मुख्तलिफ सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट के आपस में सर फटोल करते हैं टीवी चैनल्स पे बैठकर एक दूसरे की, उसके बाद उसका असर फिर आवाम तक पहुंचना ही, और आवाम यकीन कर रही है, आवाम इस बात की तरफ आ रही है कि ये लोग जिन्हें वोटों के जरिए मुंतखब करा के ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाया गया जी, और जब ये ऐवान इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो वहां पे जाके अपने वोटर्स को जाहिल करार देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए कि जिनके वोटों की मदद से ऐवान इक़्तिदार में पहुंचे, तो अगर वो जाहिल हैं और पिछले 2 साल में जो हुकूमत की आउटपुट हमारे सामने है, तो मैं ये समझूंगा कि वाकई अवाम जाहिल थी कि उन्होंने जिन लोगों को मुंतखब किया उन्होंने अवाम की ईंट से ईंट बजा के रख दी है। और आप पाकिस्तान की ग्रोथ को देख लीजिए कि मनफी पहुंच गई है। बिल्कुल ऐसे कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा, कहते हैं जी पूरी दुनिया में कंट्रोल नहीं हो रहा, तो हम कैसे करें? आप लॉकडाउन से इस चीज को कंट्रोल कर सकते थे, सख्त लॉकडाउन जो है वो कोरोना को फैलने से रोक सकता था, ईद पे इतनी खुली छुट्टी लोगों को देने का कोई फायदा मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन कर देते, उसे भी स्मार्ट लॉकडाउन करके और तमाम चीजें खोल दी गई। और आज भी मुझे सड़कों पे कहीं कोई सिक्योरिटी, कहीं कोई ऐसे मामला नजर नहीं आ रहे, कहीं कोई मास्क नजर नहीं आ रहा। एक ऐसी वबा है, एक ऐसा कातिल है जो कहीं से भी आके जो है वो दबोच लेगा, लेकिन लोगों को भी परवाह नहीं है। जी बिल्कुल आप बचा कह रही हैं। वाकईतन जब हम देखते हैं तो हकीकत में सूरत हाल ही ये है कि लोगों को भी परवाह नहीं है। जी लोगों को भी नहीं है, बिल्कुल तो ऐसे लोग तो इन मामलात को समझना चाहते ही नहीं है और उन्होंने तो जिंदगी को एट इज ग्रांटेड ले लिया है। जी बिल्कुल। जैसे बस ठीक है, मिली थी, बस 2 दिन गुजर गए ऐश के अंदर, 2 दिन तकलीफ में गुजर गए और उसके बाद देखिए अल्लाह ताला ने
हर इंसान को कुछ हकूक़ व फ़राइज़ दिए हैं और इंसान पे लाजिम है कि वो अपनी जिंदगी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करे। बिल्कुल करे, ये नहीं बिल्कुल। कि खुलेआम मौत को दावत देना शुरू कर दे। हाँ, सड़क पे चलते हुए हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह सड़क पार करे, इस तरह जी, सड़क के ऊपर चले कि कोई उसको हिट ना कर जाए और वो हादसे का शिकार ना हो जाए। जी, बिल्कुल ऐसे वो ही है। सड़क क्रॉस करते वक्त इंतहाई देखकर ध्यान से चले। बिल्कुल। लेकिन इस कोरोना की इस वबा का कतल मतलब ये नहीं है। हुँ, तमाम चीजों को अल्लाह के ऊपर डालकर इंसान अपने आप को तही दामन कर ले जी, और कहे कि जी। जनाब, चूंकि तकदीर में लिखा हुआ था कि कोरोना से मरना, तो हमने कोरोना ही से मरना है जी, और जी, उस जी, ऐसा ही हो कोरोना रहा से है। मरने के लिए हम हुँ, एहतियात क्यों करें? ऐसा अरे ही हो रहा है। भाई, जितने भी एसओपीज बनाए गए हैं वो हुँ, हमारी जान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं बिल्कुल। और मजहब भी हमें अपनी जान की हिफाजत का कहता है, बिल्कुल, एहतमाम बिल्कुल। करने का हुक्म देता है। बिल्कुल सही कह रहे तमाम हैं आप। तर एहतियाती हाँ, तदाबीर इख्तियार की जाएं। जी, ये तो खुलेआम खुदकुशी के मुतरातिफ हो जाएगा कि हम एसओपीज को कंट्रोल, एसओपीज के मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारें। बिल्कुल सही। लेकिन मैं यहाँ पे ये अर्ज करना भी चाहूंगा जी, कि एसओपीज के साथ साथ अल्लाह की जात के ऊपर मुकम्मल एतमाद और यकीन रखें कि इस एहतियाती तदाबीर के साथ हम अपने आप को हर बीमारी से बचाने की कोशिश भी करेंगे, खासतौर पर इस वबा के वक्त में। लेकिन लेकिन जी, अगर किसी तरीके से हमें ये वबा लग जाए तो जी। फिर हमने ववेला नहीं करना, हमने शोर गौगा नहीं करना। सही, हमने सही, अल्लाह वादहु ला शरीक की बारगाह में हाजिर होकर इल्तिजा करनी है, दुआ करनी है, सही। परवरदिगार हमें इस बीमारी से निजात अता फरमा दीजिए। बिल्कुल सही, और बिल्कुल अगर सही। हमारा इस बीमारी से ही इंतकाल लिखा लिख है। दिया गया था तो सही, फिर ठीक है, हम उसको कबूल भी करेंगे कबूल और भी उसके करेंगे। ऊपर सही, ईमान भी लेकर आएंगे, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रजा भी समझेंगे। लेकिन बिल्कुल। लेकिन कतन ये मतलब नहीं है हाँ। कि बगैर एहतियाती तदाबीर के अपने आप को कोरोना के हवाले कर दिया जाए। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एहतियाती तदाबीर जो है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, जो इस वबा के दौर में, इस तकलीफ के दौर में जो हमारे लिए अहकाम जो है उनके, वो आप हमें ज़रा बताइए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। और अगर आप कुछ कोई वज़ाइफ या कोई वजीफ़ा जो है बता सकते हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, और वो भी हमें ज़रा ज़रूर बताइए। देखिए, वबा है, जी, नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम की एक दुआ है, जी, अल्लाहुम्मा मरफ़ा अन्नल वबा वल बला। ए जी, परवरदिगार, हमसे वबा और बला, आजमाइश को दूर कर दीजिए। ये बिल्कुल, लफ्ज आमीन। वबा अरबी जबान में भी लफ्ज वबा ही इस्तेमाल किया जाता है। जी, जी, एक बिल्कुल ठीक। दूसरा ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जी, जिसमें आप हमें तालीम फरमा रहे हैं जी, बीमारियों से बचने की। जी, आप जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल बर्सी वल जुनूनी व जुज़ामी व जी, मिन सय्यिल अस्क़ाम। ए परवरदिगार, मैं तेरी पनाह में आता हूँ बेशक। बर्स की बीमारी से, सही, सही। आऊज़ु बिका मिनल बर्सी वल जुनूनी, और हुँ, पागलपन की बीमारी से, वल सही, जुज़ामी, और कोढ़ की बीमारी से, सही, सारी और खतरनाक बीमारियाँ आ गई इसमें। सही। मिन सय्यिल अस्क़ाम, हुँ, और ऐसी बीमारियां जो कि इंतहाई खतरनाक किस्म की हैं, मैं उनसे भी तेरी पनाह में आता हूँ। और जब हम अपने आप को अल्लाह वातहु ला शरीक की पनाह में लेकर आ बेशक, जाएंगे बेशक, तो बेशक, फिर सब हमें सेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन रखते हुए बिल्कुल हम सही। जब इसके ऊपर ईमान लेकर आ ईमान जाएंगे ले तो आएंगे, फिर बिल्कुल। तो फिर बहुत शुक्रिया हम मुफ्ती रागिब नईमी साहब, बहुत खूबसूरत आपने हमें दुआ भी बताई और हमें इस्लामी तालीमात पर चलने के तरीक़ेकार को भी वाज़िया किया। इंशाल्लाह हम आपको फिर भी ऑन कॉल जो है वो अपने साथ रखेंगे, आप मेरे प्रोग्राम में शरीक रहते हैं। यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि हमारी हेडलाइंस का टाइम हो जाता है इस वक्त, जो है वो 10 बजे आप जो है वो सुनते हैं, तो खास तौर पर जो है वो हम इसके लिए जो है ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के फौरी बाद वापस मिलेंगे टुडे रॉक में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हिना नसरुल्लाह साहिबा से, जो कि अपना कलाम पेश करेंगी और उनकी खूबसूरत आवाज़ से पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। तो मैं जो है वो इंशाल्लाह ताला उनसे जो है हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और खूबसूरत कलाम भी सुनेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के फौरी बाद हाजिर होते हैं। नईमी साहब की जो है वो खास गुफ्तगू सुनी और उन्होंने जिस तरह हमें बताया इससे बचने का तरीक़ेकार और वज़ाइफ भी जो है वो बताए, उसको हमें फॉलो भी करना है और इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए हमें इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना है। अभी वक्त है टुडे रॉक सेगमेंट का और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि आज टुडे रॉक सेगमेंट में हमारी मेहमान होंगी हिना नसरुल्लाह साहिबा, जो कि पाकिस्तान की एक खूबसूरत आवाज़ है। मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ जगह आप इनकी खूबसूरत आवाज़, अंदाज, इनके कलाम, इनकी जो है मौसीकी भी और इनके जो है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप सुनते हैं इनकी आवाज़ में,
वो रस खोल देती हैं और इतनी खूबसूरत अंदाज से जो है वो नात पेश करती हैं, कलाम पढ़ती हैं कि दिल को जो है वो सुकून मिल जाता है। इसीलिए हमने आज जो है प्रोग्राम का हिस्सा बताया है हिना को, कि ताकि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर जो है हमें भी और आपको भी जो है वो अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलाम जो है अपनी खूबसूरत आवाज़ में जो है वो सुनाए। तो चलते हैं हिना नसरुल्लाह की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हिना कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बस आपकी दुआ है। आप जो है वो आजकल घर पर ही हैं, क्वारंटाइन है, किस तरह से अपने जो है वो आपके मामलात है, लोग सुनना भी चाहते हैं कि आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? आजकल मसरूफियत यही है कि जैसे बिल्कुल सब लोग हम लोग एक वबा से, एक मामलात से गुजर रहे हैं। जी। मेरी कोशिश ये है कि ज़हनी, दिली और रूहानी सुकून के लिए ऐसी चीज़ें लोगों तक पहुँच सकें जिससे वो अपनी जिंदगी को और अच्छे और बेहतर तरीके से गुजार सकें। बस वो प्रैक्टिस चल रही है, कुछ चीजें बना रही हूँ। असल में ये टाइम वो टाइम है कि जिस वक्त में जो है वो हमें एक मुश्किल वबा से मुकाबला तो करना ही है, लेकिन अपने मामलात और हालात ज़िंदगी को भी जो है वो साथ साथ लेकर जो है वो चलना ज़रूरी है। अपने आप को जो है वो ऑन रखना भी ज़रूरी है। तो इसी हवाले से जब तमाम लोग, हमारे जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, नात ख्वां हजरात हैं, आर्टिस्ट हैं या एंकर पर्सन हैं जो अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, कहीं ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, कहीं जो है वो प्रोग्राम में जो है वो ऑन कॉल के थ्रू, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो हिना, मैं ये चाहूँगी कि आप जो है वो एक खूबसूरत कलाम जो है वो हमें ज़रूर सुनाएं, बल्कि एक या आप 2 कलाम भी सुना सकती हैं। सही। मैं आपको सुल्तान बहू का बड़े खूबसूरत, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, बहुत ही मायने अंगेज बिल्कुल सारे शार हैं, वो सब सुनेंगे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, जरूर। अलिफ लाम बूटी मुर्शद मन लाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफियत बात दा पानी मिले हर रगे हर जाई अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान भुलण ते आई हूँ सुभान अल्लाह। मुर्शद कामिल बाबू जे बूटी लाई हूँ, वाह सुभान अल्लाह। तस्बीह तेरी पर दिल में फिरे की लैला तस्बीह पढ़ के वाह वाह वाह, इल्म पढ़या पर अदब न सीखे क्या बात, वाह वाह। की लैला इल्म नू पढ़ के सही बात, बिल्कुल पिछले खटे पर कुछ ना खटे की लेना सिलिया बढ़ के जाग बिना दूध जम देना पावे लाल होवण कड़ कड़ के वाह वाह वाह, जे रब मिलदा नातिया तोतिया वाह ते मिलदा
डडुआ मछिया ये रब मिलदा मूड बनाया ते मिलदा दादा सखिया ये रब राती जागिया मिलदा ते मिलदा काल सड़किया तेरा उनान मिलदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीता जिना दिया वाह वाह, अच्छियां नीता जिना दिया अच्छियां हो, बेशक बेशक उनानू मिलदा नीता जिना दिया चंगिया रब मिलदा नीता जिना दिया बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना खूबसूरत जो है वो ये शेर है कि लोग जो है वो अल्लाह को कभी कहीं तलाश करते हैं, कभी कहीं तलाश करते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी नीयतें साफ होती हैं, नीयतें, दिल साफ होते हैं जिनके। बिल्कुल नीयतें साफ होती हैं और जो लोगों के लिए खैर और भलाई का काम करें, लोगों के लिए आसानियां बांटें। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो यहाँ पर जो है वो हर चीज के ठेकेदार बन जाते हैं कि ये चीज हमारे बस में है तो हम ये कर दें, ये बस में है तो फला शख्स की जिंदगी जो है वो अजीरन कर दें, अजाब बना दें। कोई शख्स अगर थोड़ा सा सुकून में है तो वो है क्यों, खुश क्यों नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह ये सब कुछ देख रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग ये सब सियासी चीजें कर रहे हैं, अल्लाह ये सब कुछ देख रहा है। और जब इन लोगों को सजा मिलती है तो उसके बाद फिर ये पूछते हैं कि हमें सजा किस चीज की मिली, हमने तो कुछ किया ही नहीं। उस पर भी हंसी आती है कि ऐसे भी लोग हमारे इर्द गिर्द जो है वो मौजूद हैं। बहरहाल हिना, ये बताइएगा कि इस मुश्किल दौर में आपने कैसा महसूस किया? अल्लाह और बंदे का जो एक ताल्लुक है, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ से अल्लाह ने आपको नवाजा है, आपका पूरा ख़ानदान माशाल्लाह, आपके भाई भी जो है वो नामवर नाम है उनका, और ख़ुद नात रसूल मकबूल लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो आपको जो ये आपका घराना है माशाल्लाह, जो इतना अदबी घराना है, इतना मोतबर घराना है, आप क्या समझती हैं आज के इस मुश्किल दौर में आप अपने सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज सिर्फ यही है कि देखिए, जिंदगी बहुत मुख्तसर है और एक दूसरे से गिले शिकवे और लड़ाई झगड़े में पड़ने से और अपनी मैं के अंदर हमेशा रहने से कुछ भी नहीं होना। असल इंसान का जो इनाम अल्लाह ने जिस बिना पे देना है उसकी अच्छी अमल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तीन चीजें जो इंसान के साथ रहती हैं, उसके दोस्त उसके साथ रहते हैं, एक उसका माल रहता है और एक उसकी अमल। जब इंसान दुनिया से जाता है तो दोस्त भी छोड़ जाते हैं, माल भी छोड़ जाता है, अमल एक वाहिद चीज ऐसी है जो इंसान के साथ आगे जाती है और उसको जन्नत के रस्तों में आसानी बाइस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपने अमल जो है वो अच्छे करें, लोगों को माफ करना सीखें, लोगों को बर्दाश्त करना सीखें, और जितना हो सके किसी के लिए खैर का रास्ता आसान करें। बस आप जब खैर बांटते हैं तो आपके लिए खैर हो जाती है। जब आप दूसरों के रास्ते मुश्किल बना देते हैं तो आपके भी रास्ते उतने ही मुश्किल हो जाते हैं। खड़े हुए आप भी वहीं हैं जहां आप किसी का रास्ता रोक कर खड़े हैं। आप वहां से खुद भी आगे नहीं जा सकते अगर वो शख्स नहीं जा सकता। तो बात इतनी सी है, लेकिन लोग समझते नहीं है। मैं चाहूंगी हिना कि अगर कुछ दुआया अशार आप जो है वो क्योंकि हमारा वक्त जो है वो मुख्तसर है, तो मैं चाहूंगी कुछ अगर दुआया अशार आप पेश करें तो। बिल्कुल, छोटी सी अंदिया और दुआया करती हूँ मैं जी। करम हो करम हो करम इलाही, आमीन आमीन। करम हो करम हो करम इलाही,
मिटे सारे रंजो आलम या इलाही करम हो करम या इलाही बेशक बेशक सनाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि मेरे दिल वसल्लम से जुबान सुभान अल्लाह सनाए नबी मेरे दिल से जुबान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चलूं जब मैं हुए अदम या इलाही करम हो करम या इलाही आमीन आमीन हमें अपनी रहमत के साए में रखना बेशक बेशक हमें अपनी रहमत के साए में रखना कहे घड़ी चश्मे नम या इलाही कहे हर घड़ी चश्मे नम या इलाही करम हो करम या इलाही मिटे सारे रंजो अलम सुभान अल्लाह आमीन सुम आमीन करम हो करम या आमीन आमीन सुम आमीन है ना। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। इसी तरह आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह और उसके रसूल का नाम जो है वो पेश करती रहे और हमारे दिलों को जो है वो सुकून जो है वो इसी तरह जो है वो मिलता रहे। ये एक ऐसा सदका जारिया है जिसका अजर सिर्फ आपको अल्लाह ही दे सकता है। बंदा इसके लिए सिर्फ आए तारीफ़ के कुछ अल्फाज के और आपको जो है वो शायद कुछ नहीं दे सकता। और अगर आप अपने चाहने वालों के नाम या वैसे कोई पैगाम देना चाहती हैं तो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल और मुसीबत के जितने भी नागहानी आफात अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हम पहुंच रही हैं, अल्लाह पाक उन सब चीज़ों को महफूज रखे और जल्द से जल्द जितनी भी बीमारियां हैं, वबाई और जो भी मामला है अल्लाह पाक इन सबसे हमें निजात अता फरमाए और हमारे लिए खैर के मामला आसान करें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया हिना नसरुल्लाह हमें ज्वाइन करने के लिए मेरे मॉर्निंग शो में और इंशाल्लाह फिर भी हम आपसे जो है वो राब्ते में जो है वो रहेंगे और आपको प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव, ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है और आपके कमेंट्स भी जो है वो मुझे रिसीव हो रहे हैं। आप के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो यहाँ शामिल है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह लाइव कॉल्स के अलावा मैं आपके कमेंट्स और आप जो मेरे प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं उस हवाले से जो आप लिखते हैं वो भी मैं ज़रूर जो है वो प्रोग्राम में शामिल करूँगी। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से जो लोग हमारे लाइव जो है वो इस टाइम वॉच कर रहे हैं और देख रहे हैं उनमें से इनामुल्लाह हैं जी, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग जी। इसके अलावा मौलाना गुल बहादुर है, कहते हैं अल्लाह ताला हम सब पे रहमो करम फरमाए, आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की यही दुआएं जो है वो हमें चाहिए। सादिक अहमद हैं, कहते हैं जी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी बिल्कुल, आपने पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग कहा लेकिन ये गुड मॉर्निंग टुडे और आज के दिन जो है वो तमाम लोग जितने भी देख रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। राही फारूक साहब भी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और इसी तरीके से आप जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो करते रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए भी और हमारे साथ चलने के लिए भी और लाइव जो है वो शो देखने के लिए भी। और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं फिर बाद में जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है प्रोग्राम में हम जो है वो शामिल करते रहेंगे। जो भी लाइव अपडेट्स मेरे पास आती रहेंगी आप लोगों के कमेंट्स के हवाले से आपके नाम के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि जाहिर है कि टाइम निकाल के अगर आप प्रोग्राम पे कमेंट करते हैं, पसंद कर रहे हैं तो फिर आपका भी हक बनता है कि आपके नाम के साथ जो है उसको जो है वो हम ऑन भी करें। इसी के साथ नाज़रीन, क्योंकि आप जानते हैं कि टुडे रॉक का आज हमारा सेगमेंट और आज जुम्मतुल मुबारक का ख़ास मौका, ख़ास दिन है और हमारी कोशिश ये है कि प्रोग्राम को, मॉर्निंग शो को जुमे के हवाले से जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाए और पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, क्योंकि डेली तो आप इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक ऐसा लाइट मूड
प्रोग्राम जिसमें हम तमाम चीज़ें जो है वो मिक्सचर ऑफ जो है न्यूज़ आपके सामने जो है पेश करने की कोशिश करते हैं। कोशिश है अल्लाह के आगे भी और बंदों के आगे भी कि जो है आपकी पसंदीदगी है कि आप पसंद करते हैं, तो बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आऊँगी तो फिर हम जो है वो टुडे गेस्ट सेगमेंट में आपसे मुलाकात करेंगे। और जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको जो है वो बताया था कि हम जो है वो अपना आखिरी जो हमारा गेस्ट सेगमेंट होगा उसमें हमारे साथ एनालिस्ट होंगे जो कि बजट पे, कोरोना पे और ये जो हालात और मामला चल रहे हैं इस पर जो है वो अपना एनालिस पेश करेंगे, तज्जिया पेश करेंगे। तो वो भी पाकिस्तान का एक नामवर नाम है, बड़े तज्जियाकार हैं, आप उन्हें अक्सर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो देखते हैं, सुनते हैं और उनके तज्जिए बड़े सॉलिड होते हैं। आने वाले वक्त की पेशगोई जो आज हो रहा है, जैसे अख्तर मेंगल साहब जो है वो छोड़कर जा रहे हैं, इत्तेहादियों की नाराजगी की खबर जो है उन्होंने बहुत पहले ही दे दी थी। आज से 3 महीने पहले उनके एक प्रोग्राम में जो है वो ये खबर ऑन हो गई थी और उन्हें इतना पहले जो है वो इस बात के बारे में कैसे पता था, इसीलिए मैंने कल उनको कॉल करके लाजमी ये पूछा कि आपको कैसे पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो अगर आपको पता था तो फिर आप ऑन कॉल आएं और हमें भी बताएं कि आपको कैसे पता चलता है इन सारी बातों के बारे में। तज्जिया है अपना और देख वेलकम बैक, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं टुडे मॉर्निंग में। और अभी हमारे पास जो सेगमेंट है टुडे गेस्ट का सेगमेंट है और टुडे गेस्ट में हमारे मुख्तलिफ मेहमान होते हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं, इसमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, सोशल भी, बिजनेस भी और तमाम चीज़ें हम डील करते हैं। ये हमारे डेज होते हैं क्योंकि 5 डेज इन अ वीक आपसे जो है वो मुलाकात करनी होती है, तो फिर गेस्ट सेगमेंट को थोड़ा सा हमें जो है वो डिफरेंट अंदाज से जो है वो आपके सामने पेश करना होता है। यही हमारे रॉक सेगमेंट का हिस्सा होता है कि 5 डेज जो है वो हम कुछ डिफरेंट करने की जो है वो कोशिश करते हैं और इस कोशिश में हम कितने कामयाब हैं ये तो आपके कमेंट्स ही हमें बताएंगे। टुडे गेस्ट में आज हमारे साथ जो तज्जियाकार मौजूद हैं उनका नाम है अनीक नाजी साहब और अनीक नाजी साहब जो है वो पाकिस्तान के ऐसे तज्जियाकारों में उनका शुमार होता है कि जो अपना तज्जिया बहुत पहले ही दे देते हैं, आने वाले वक्त से पहले ही बता देते हैं कि ये मामलात और ये हालात जो है वो होने वाले हैं। अब ये और बात है कि लोग जो है वो उसको सुन भी लें, समझ भी लें, लेकिन फिर भी अब क्या कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि इत्तेहादी जो है वो नाराज़ हैं हुकूमत से और सरदार अख्तर मेंगल साहब की जो एक एब्सेंस है, जो उनसे नाराजगी है हुकूमत से, उसको मनाने का टास्क जो है वो भी दे दिया गया है। कोशिशें जारी हैं हुकूमत की तरफ से। चेयरमैन सेनेट की मुलाकात भी जो है वो हुई है और इस पर जो है वो सादिक संजरानी ने मुज़ाकराती कमेटी का पैगाम जो है वो पहुंचा दिया है। तो उस पर अख्तर मेंगल साहब का जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, कहते हैं जो करना था मैंने कर लिया, अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, अब पेशरफ्त हुकूमत ने करनी है। जाहिर बात है हुकूमत ने हमेशा से करना है, वो हुकूमत से नाराज है तो हुकूमत कुछ करके उनको दिखाए तो वो माने। तो अब ये इत्तेहादियों को मनाओ, वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का परवेज खटक साहब को टास्क दे दिया है उन्होंने। अब परवेज खटक साहब को ये टास्क दिया गया है तो वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। पहले काफी इत्तेहादियों को मनाने में हुकूमत कामयाब हो गई थी, अभी भी होगी कि नहीं, या कुछ जो है वो मामला जो है वो अजीब सिचुएशन इख्तियार कर लेंगे। अनीक नाजी साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जी, वालेकुम अस्सलाम जी। अनीक साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। आपने तो बहुत पहले पेशगोई कर दी थी और बता दिया था कि हुकूमत के जो मामलात हैं, जो पिलर्स हैं, वो कुछ कुछ हिल रहे हैं, मामलात खराब हो रहे हैं। आज अगर हम देखें तो एक पिलर ने तो बिल्कुल ही जो है वो साइड पर जो है वो इख्तियार कर ली है। तो अभी क्या मामलात चलेंगे? हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी सरदार अख्तर मेंगल साहब को या कुछ और भी मामलात हैं? देखिए जी, जहाँ तक मेंगल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके मुतालबात हैं जी, उनका ताल्लुक बहुत गहरा ताल्लुक खान साहब से या उनकी हुकूमत से या उनके इख्तियार से नहीं है जी। वो बेसिकली इसलिए अगर आप देखें कि परवेज खटक साहब को बनाया गया है तो परवेज खटक साहब तो कोई ऐसी ना तो पावर एंजॉय कर रहे हैं, वैसे कहने को तो ठीक है, वजारत का पोर्टफोलियो है उनके पास, ठीक। लेकिन अगर आप देखें तो वो कोई बहुत उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो यानी मुल्क चलाने में यानी पार्टी की तरफ से उनको बेसिकली खुटलाई लगाया हुआ है। सही सही। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपने का मतलब ये है कि मतलब ये कि वो जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेकर बात करने की कोशिश की जाए और वही होगा। लेकिन मैं इससे अगली गुजारिश कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। मेरी गुजारिश ये है कि 37% ऑफ द लैंड ऑफिशियली जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त अंडर अटैक है जी। लोकटस की जो हमला है जी। हमारे वजीर खुराक जो है फखर इमाम साहब ये एक नहीं 2 मरतबा असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर चुके रिकॉर्ड की बात है कह चुके हैं जी कि ये लोकटस के अटैक के बाद जो डैमेज असेसमेंट है इसकी वो हम अगस्त के मिड तक असेसमेंट भी नहीं दे सकते। बिल्कुल डैमेज हुआ कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लोकटस ने अपना ट्रेडिशनल जो रास्ता है यानी अफ्रीका से ये आते हैं फिर उसके बाद
यानी जिस रास्ते से यानी अरब ममालिक, अरब से फिर ये आते थे यानी बलोचिस्तान और वहां से फिर हमारे यहाँ यानी डेरा इस्माइल खान मियां वाली, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और वो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान से आए हैं। तो वो अब कहाँ कहाँ जाएंगे उसके बारे में भी कोई यानी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। तो हमारा मामला ये है कि एक तरफ कोविड है जी, दूसरी तरफ ये जो है लोकटस का ये अटैक है जी। अच्छा, तीसरी बात जो तवज्जो मैं आपसे गुजारिश करूंगा वो ये है कि हम जो अपने यानी जो अभी हालिया बजट में जो हमारी ग्रोथ माइनस में गई है, बिल्कुल बिल्कुल, ये माइनस में आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि ये हमारी जो ग्रोथ है ये माइनस में, ये ढाका फॉल जब हुआ था 71 में, उसके बाद भी माइनस में नहीं गई। सही, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये ज़ियाउल हक के जमाने पे भी नहीं गई माइनस में, उसके बाद ये यानी परवेज मुशर्रफ के जमाने 9/11 के बाद भी माइनस में नहीं गई। बिल्कुल सही। तो ये अब इकोनॉमी की हमारी हालत है कि वो माइनस में हम जा चुके हैं, अटैक है और यह अब ये इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि ये एक एबल हुकूमत जो एक्चुअली नुमाइंदा हुकूमत होती है, लोगों के अंदर से होती है, सही, वो तो यानी मिलके इसका वो कर लेगा। लेकिन हमारे यहाँ मामला ये है कि हम एक, जिसे आप कहते हैं पगोला जो घूमता है सहरा में, बिल्कुल हम उस पगोले या उस ट्विस्टर के अब यानी उसकी हम ग्रिप में आ चुके हैं, क्योंकि हमने तैयारी नहीं की। अच्छा, जब हमने तैयारी नहीं की और अब हम उसकी यानी उसकी लपेट में आने का मतलब यह है कि हमारे पैर अब जमीन से उखड़ चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि अब हमें वो जो पगोला है वो हमें चट्टान पे फेंके, वो समंदर में फेंके, वो जमीन में फेंके, अब ये उसकी मर्जी है। हाँ। अब ये उसकी मर्जी है, हमारे बस में अब कुछ नहीं, हमारे बस में कुछ नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। तो जहां तक रही मामला, वो आपने देख लिया कि उनका तो अप्रोच ये है, जहां से वो मामला को देख रहे हैं उनकी अप्रोच ये है कि लोग जाहिल है, क्या करें। सही। तो ये बेसिकली जब ये कहा जाता है ना कि लोग जाहिल हैं, तो ये एतराफ़े शिकस्त होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप मुझे पहले आप एक महज़ब कौम ला दें, हाँ। एक डेनमार्क की उठा के आप एक पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता कौम लाते हैं, फिर हम रूल कर लेंगे, सही बात। तो भाई बात यह है कि इसे कहते हैं यानी एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। पहले तो यानी तालीम का बजट, दूसरे बजट में इन्होंने तालीम का बजट कम किया, हेल्थ का बजट इन्होंने दोनों कम किए। 512 अरब रुपए तो पंजाब ने जो पिछला माली साल था उसमें वैसे इस्तेमाल नहीं किए, यानी वफाक को दे दिए वापस। तो एक तो आप पढ़ाते नहीं, सही। दूसरा ये कि आप उसका नतीजा जब निकलता है कि जंगली यानी वो जड़ी बूटियों की तरह और जंगली फूलों की तरह लोग भी परवान चढ़ते हैं इंसानी जिंदगी, फिर आप उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें जाहिल कहते हैं। सही सही। तो जहाँ पे अप्रोच ये हो वहाँ पे डॉक्टर साहब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनीक साहब ये बताइएगा, हालात और मामलात जो है वो हुकूमत के बस से बाहर दिखाई देते हैं, हुकूमत को ये बात समझने में देर क्यों लग रही है? मेरा ये ख्याल है कि इनकी जो डिपेंडेंस थी, मिसाल के तौर पे मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि कोविड है, लोकटस अटैक है, इकोनॉमी की माइनस ग्रोथ है और आगे मानसून है। बिल्कुल, ये जो मानसून आ रही है ना, ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एबनॉर्मल आ रही है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये पहले आएगी और शदीद बारिशें होंगी। अच्छा, अगर ये पहले आ गई और शदीद बारिशें हो गई तो आप एक सलाब, एक चौथी चीज भी ऐड कर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसके बाद अच्छा, अब इनका जो मसला है वो आप जानती हैं कि 2 साल से हमने जो शुरू का 1 साल था कम से कम, अब वो कम हो गया। अब आप देख रही हैं कि पिछले 1 पेज हाँ। और फौज मेरे साथ खड़ी है, इस तरह के बयान अब 2-3 महीनों से। बल्कि आपने देखा कि पिछले 3 महीनों में हुआ क्या है कि वो रवायती तौर पे वो तमाम लोग जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए बड़ी अग्रेसिव यानी जो पोस्टर था, पोजीशन था, वो सब एक एक करके आपने देखा कि जिस तरह से वो यू टर्न लेके किसी ने माफी मांग ली, किसी ने अपने आप को गलत करार दे दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन सब माफिया मांग के जान छुड़ा के साइड पे हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। ये जो जान छुड़ा के साइड पे हो रहे हैं, ये बिला वजह नहीं हो रहे, बिला वजह नहीं हो रहे। सही बात है। मतलब जाहिर है कि इनके पीछे हाँ जी इशारे हैं। अब तो ये नहीं जमाना चला क्या अपना ढकी चुकी बात करने का, क्योंकि जिनको इशारे होते हैं वो सामने आके फखर से बता रहे, खुद ही बता रहे होते हैं। सही बात है, सही कह रहे हैं। हमें तो हमारा ताल्लुक वहाँ से ही नहीं, किसी जमाने में जो बात इंतहाई तौहीन का सबब समझी जाती थी वही आजकल फखर का सबब है। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही उसी दौर से गुजर रहे हैं हम। बिल्कुल, पूरा कल्चर जो है तब्दील हो गया है। तो ये हुकूमत को समझने में देर लग रही है, समझ नहीं आ रही, समझना नहीं चाह रहे, या फिर ये टाइम किल कर रहे हैं? ये जो आपने तीसरी वाली बात की है ना, टाइम किल करना है, ये असल में हाँ, उसकी वजह ये है कि अगर जहनी तौर पे यानी एक वो मुसाफिर जो है अगर वो ये तय कर ले कि ये ठीक तो हो नहीं सकता, तो अब पर्सनल गेन जो हो सकता है वो कर ले। जो हमारे रवैया है, कौमी रवैया कि चलो यार इसको टाइम मिला है, जितना बन सकता है बनाओ, जो कुछ कर सकते हो करो। मैं उसमें लाजमी इल्जाम ये नहीं दे रहा कि फाइनेंशियल करप्शन ही कर रहे हैं। जी जी जी, काम किए बगैर पावर को एंजॉय करना, किसी ऑफिस को एंजॉय करना, फैसिलिटीज, पर्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करना बगैर काम किए, ये भी तो करप्शन है।
सही है, लेकिन जब वावेला और शोर मचाया जाए, असल में जिस चीज का शोर होता है ना उसके पीछे कुछ नहीं होता, जहां काम होता है वो चीज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नजर आ रही होती है। लेकिन अगर हुकूमत को ये बात समझ नहीं आ रही है, मईशत की ये कंडीशन है, मामलात और हालात कोविड-19 की वजह से संगीन कैफियत इख्तियार कर गए हैं, मुल्क इस टाइम जो है वो डाउनफॉल की तरफ है, मईशत जो है वो तबाही के दहाने पर है, तो ये सारे मामलात हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। अब अगर वो हो चुके हैं तो अब हुकूमत को इसे रिपेयर नहीं कर सकते, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप दोबारा से रिपेयर करने बैठ जाएंगे, तो ये तो खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी आगे जाके। देखिए ना कि हमारे यहाँ कैसा कैसा, मतलब मिसाल के तौर पे ये जो अब कल सुप्रीम कोर्ट में, यानी वो अब कह रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लायक एहतराम कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जस्टिस उमर अता बंदियाल कह रहे हैं कि ये एहतसाब के नाम पे तबाही हो रही है, तबाही हो रही है। सही बात। अब बात यह है कि जब एहतसाब के इदारे का जो यानी सरबराह है वो बच्चा जानता है वो कॉम्प्रोमाइज है, तो उसके बावजूद आप जिद करके, इसरार करके, हर धर्मी से उसी को कंटिन्यू कर ले, मतलब तो उसके बाद तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जैसा मतलब इदारा उनको भी ये कहना पड़ा। इससे पहले चीफ जस्टिस गुलजार से पहले जो चीफ जस्टिस आप जानती हैं कि खोसा के जो आखिरी 4 या 5 दिन थे उसमें वो नोटिफिकेशन के मामले में आप जानती हैं कि कोर्ट के अंदर उनके हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल थे कि आप तो एक नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल ऐसे तो हाँ जी, तो ये है बेसिकली। लेकिन इसमें हमें अब देखना ये होगा कि जब भी पार्टनरशिप होती है ना जी, पार्टनरशिप में जब कोई प्रोजेक्ट आपका सक्सेस होता है तो पार्टनर्स में जो तगड़ा पार्टनर होता है, बड़ा पार्टनर होता है, मसल वाला होता है, वो प्रोजेक्ट की कामयाबी का क्रेडिट वो यानी वो मजबूत पार्टनर लेता है। ऐसा ही है। लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसके फेलियर की हमेशा जूनियर पार्टनर यानी वीकर पार्टनर, छोटे पार्टनर पर डाली जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो हमारी जो पार्टनरशिप जिससे शुरू हुई थी 2 साल या 2.5 साल पहले, वो उसका इख्तिताम अब जो यानी जिस तरफ वो अब आ गई है, वो आप देख रहे हैं कि छोटा जो पार्टनर जो डिपेंडेंट था जिसने मदद ली थी, सही सारा का सारा उधर आ गया। अब आप देखती चली जाएंगी कि वो अकेला होता चला जाएगा और उसके रिवायती जो साथ वाले थे वो पीछे होते चले जाएंगे और अपनी जान छुड़ा के साइड पे हो जाएंगे कि ये इनका कसूर है, हमारा नहीं। सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और आप जो है वो आने वाले टाइम से पहले जो ये तज्जिया देते हैं, इसमें कोई मुज़ाकिरे वाली बात नहीं है कि ये 100% राइट नहीं होता, 80% भी मैं इसको मार्क्स नहीं दूंगी, बल्कि 100% जो वो बात होती है। क्योंकि आज मुझे आपको ऑन कॉल लेने का मकसद यही था कि ये बात आप बहुत पहले कर चुके हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी जो है वो टूटने वाले हैं, टूटेंगे, आगे जाके हुकूमत को जो है वो ये लरजना पड़ेगा, मामला खराब होंगे। लेकिन उनके लिए ये भी एक नॉर्मल सी बात है कि अगर जी हमारे इत्तेहादी टूट गए, हम उनको जाके जो दोबारा मना लेंगे। ये जो बार बार यू टर्न की कैफियत है, ये तो मुल्क के लिए भी अब ठीक नहीं है। इतने सारे यू टर्न्स आ गए कि अगर मुल्क को बार बार यू टर्न के चक्रों में जो है वो डालते रहेंगे तो एक चक्कर व्यू बन गया, वही आप वाली बात कि अब वो हमें उड़ा के कहाँ लेके जाए ये हम नहीं जानते। ये हुकूमत को भी समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये तो अवाम के लिए बड़ी ही टेंशन वाली बात है। देखिए ये जो है ना, जिसको हम यानी अब इन्होंने नाम दिया है यू टर्न का जी, इसका सादा जो अगर हम सलीस ज़बान में तर्जुमा करें तो झूठ है। झूठ है, सही है। यानी ये कि यू टर्न ले लिया यानी झूठ बोला। सही। अच्छा, अब वो हमारा यानी मामला ये है, वो ये कहते हैं कि झूठ बोलने वाला आदमी तो बड़ा लीडर होता है। सही। अब एक आदमी एक ही सांस में कहे कि मेरा आइडियल जो है वो पहले नाम ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर वो नाम लेता है कायदे आजम का, और इन दोनों शख्सियात से जो वो सीखता है वो ये है कि झूठ बोलना जो है वो तो यानी इसका मतलब है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। अनिक साहब, क्या आप समझते हैं कि एक शख्स जो फॉलोवर है, सब कुछ है, उसको अंदाजा भी है, समझ भी है, उसके ऐसा भी तो कभी कभार होता है कि आपके पास जो सीट होती है उसके इख्तियारात प्रॉपर तरीके से आपके पास नहीं होते, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? वहां भी तो मामलात होते हैं, तो फिर सामने खड़े होकर बताए ना। बात पॉइंट टू बी नोटेड। वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं कि कुदरत भी कुछ नहीं करेगी। सही सही, ऐसा ही हो रहा है। कुदरत के तो अपने कवानीन हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो रूबा अमल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपसे गुजारिश इस वक्त करूं कि मैं यानी बड़े यानी दर्दमंदाना तरीके से मैं तो एक अपील ही कर सकता हूं, आप भी अपील कर सकती हैं, और वो ये है कि अब आगे जो प्रोजेक्शंस हैं डेथ्स की, जो 10 अगस्त पीक आ रही है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की स्टडी है, अच्छा फिर WHO की जो वार्निंग है उसमें वो प्रोडिक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्शन खाके में बदहन के 80,000 अमवात है कम अज कम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये हर जिले के लेवल पे कब्रिस्तान कम पड़ जाएंगे। सही। अच्छा, अब हर आदमी का एक हक होता है, ये बुनियादी इंसानी यानी डिग्निटी है कि हर इंसान को एक कब्र मिलनी चाहिए जो उसकी कब्र हो, उसकी कब्र, और उसकी आप शनाख्त कर सकें कि ये फलां शख्स की कब्र है, उसके ऊपर उसका नाम लिखा हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये जो एक्स्ट्रा हर जिलाई सतह पे इस वक्त हंगामी बुनियादों पे एक्स्ट्रा जमीन
जो है और उसका इंतजाम अभी से करना चाहिए। बिल्कुल। इस वबा के साथ जो डेड बॉडीज होंगी, उनके नमाज़े जनाजा, उनकी आखिर रसूमात और उनकी कब्र, ये तरबियत याफ्ता अमला करेगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। वो तरबियत याफ्ता अमला कहाँ है, कुछ पता नहीं, वो जमीनें कहाँ है। अच्छा, अब ये जो अगर खुदा ना करे कि ये तादाद ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद इन्होंने जो करना है वो ये करना है, फिर ये गड्ढे खोदेंगे और 40-40 जो है वो यानी एक कब्र में दफनाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि ये उससे भी बड़ी, ये अगेन एक और बड़ी तौहीन है, यानी कि आप किसी के प्यारे को यानी कब्रिस्तान पहले तो आने ना दें और फिर ये कहें कि अच्छा जी ये 40 लोग यहाँ दबे में, इनमें से एक आपका भी है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ये है वो, अब इस वक्त जो इनको मतलब आप यानी प्रिपरेशन भी रखें आप। ये तो वही वाली बात हो गई कि आज से जो कुछ सालों पहले और बहिश्ती जेवर और दूसरे किताबों में जो है वो ये चीज बयान है कि एक कब्र में से 40-40 मुर्दे उठेंगे, ये तो उसी तरफ जो है वो इशारा करती है। अगर हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हम सबसे पहले तो मुसलमान है, अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, मामलात की बात करते हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तो उनकी तालीमात तो खैर हम फॉलोवर्स तो उनके कहीं से भी जो है वो नजर तो आते नहीं है, ना हम फॉलोवर वो उस तरह से हो सकते हैं, बहुत बड़ी हस्तियां हैं कि उनका नाम लेना भी हम खाकसार हैं, गुनाहगार हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जो है वो ये सब चीजें देख रहे हैं, तो फिर तो मुझे इस बात की तस्दीक जो है वो यहाँ नजर आ रही है कि इनके पास तो कोई, आप सही कह रहे हैं कि कोई आगे प्लानिंग नहीं है, कोई अमला नहीं है, कोई मामलात नहीं है, और कोविड-19 के पेशेंट को ये देते भी नहीं है, उसकी जो है वो लाश जो है वर्षा के हवाले भी नहीं करते हैं, तो उसे कहाँ दफनाया जाता है और एक कब्र में कितने लोगों को दफनाया जा रहा है, खुदा ना खासा ये बेरमती किस तरह से हो रही है, ये भी नहीं पता चल रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके अलावा तो अभी ये इस वक्त से इंतजाम करने, अल्लाह ना करे कि उस इंतजाम की जरूरत पेश आए, लेकिन इंतजाम मौजूद होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा कब्रें खोदनी पड़ गई तो आपके पास लैंड हो, तरबियत याफ्ता, और ये सूबाई या वफाकी सतह का मामला ही नहीं है, ये जिलाई इंतजामिया का काम है। सही। यानी हर जिले में कह दिया जाए तो वो इंतजाम अभी भी कर सकते हैं। सही। तो ये हमारे यहाँ से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। बिल्कुल जी। तो इस वक्त हमारे, यानी मैं दोबारा से बात की खत्म करता हूँ इस बात पे कि इन तमाम चैलेंजेस को अगर आप डॉक्टर साहिबा देखिए, यानी कोविड देख लीजिए, इकोनॉमी देख लीजिए, लोकटस का अटैक देख लीजिए, और आगे यानी मुतवक्को सैलाब या ये मानसून देख लीजिए, हम जिस फूड बैंक पे मुतमईन होकर बैठे थे, खुदा ना खास्ता अगर वो भी मतलब है कि नुकसान बहुत बड़े पैमाने पे पहुंच गया, तो हमारे यहाँ जो इस वक्त सर्वाइवल की जंग हमें हमारे गले पड़ी हुई है, बजाय इसके कि हम इकट्ठे होके अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को देखते हैं कि वो किसी भी पार्टी से हो, हम सब पहले जाहिर है कि यानी पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस हवाले से तो हमें सबसे पहले यानी ये वो हमारे यहाँ नहीं उतने बड़े चैलेंजेस हैं, और हमारे यहाँ लड़ाई है, हमारे यहाँ हर मसले का हल ये है कि फलां को जेल भेज दो, फलां को गिरफ्तार कर लो, फलां को उठा लो, और यानी कहीं कोई हमें यानी चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, इससे भी मसले का हल तो है नहीं, ये मसले का हल तो नहीं है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करनी है कि मैं नहीं हूँ वो है, वो नहीं है वो है। सही, ऐसा ही तो ये इसमें हम गर्दाब में जा रहे हैं। अब अल्लाह जाने इससे जब हम निकलेंगे और ये आफत जब टलेगी, ये सारी जब, तो अल्लाह जाने हमारा चेहरा क्या हो चुका होगा। क्या हम वही कह रहे हैं कि मतलब कौन बच चुका होगा, कौन नहीं बच चुका, तो अगली सांस का जो है वो इंसान को भरोसा नहीं है कि आज है तो कल है या नहीं है, कोई इसकी जो है वो आपके पास गारंटी मौजूद नहीं है। पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो जो वबा इस वक्त जो है वो गर्दिश कर रही है लोगों के इर्द गिर्द, और जिसकी कोई खास सिवाय एहतियाती तदाबीर के और कोई इलाज भी जो है वो अभी तक जो है वो दुनिया में जो है वो नहीं आया है। आपने कोई ऐसी कभी देखी मिसाल देखी है कि डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलग कर रही हैं, फीमेल अलग कर रही हैं, और अपील कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो मतलब हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि प्लीज खुदा के लिए आप जो है वो ऐसा मत करें, सड़कों पर खुदा ना खास्ता इलाज करना पड़ जाएगा, हालात बहुत खराब हो जाएंगे, आप इसको कंट्रोल करने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन आपने देखा कि उसका जवाब आया कि नहीं, वो कहते हैं नहीं, ये तो अशराफिया है जो लॉकडाउन करवाना चाहती है। अब आप ये देखिए इसमें अशराफिया कहाँ से आ गई? इसमें अशराफिया की बात कहाँ से आ गई? ये तो अवाम की बात है, ये तो अवाम के मामलात हैं, इसमें तो अशराफिया को क्या फायदा होगा लॉकडाउन करवाने से? इससे तो अवाम को ही फायदा होगा। ये जो ईद पर लॉकडाउन में नरमी की गई है, आज हम सारे का सारा खुमियाजा इसी चीज का जो है भुगत रहे हैं। डॉक्टर्स ने भी हाथ जोड़े, तमाम लोगों ने, टीवी चैनल्स पे भी जो है वो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की वजीर आजम साहब से भी, तमाम लोगों से, कि भाई आप इसको लॉकडाउन को सख्त करें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा जी गरीब है, गरीब को रोटी नहीं मिलेगी तो वो भूख से मर जाएगा। अब भूख से इतने लोग पता नहीं मरने थे या नहीं मरने थे, जितने जो ये मामला जो है वो खराब हो गए हैं, और अब वो कंट्रोल से भी जो है वो बाहर होते चले जा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं, आप अपना तज्जिया दें कि अब ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, अब आगे क्या करे, अवाम क्या करे, लोग क्या करे, अपोजिशन क्या करे, या हुकूमत खुद क्या करे?
इसका जवाब बड़ा यानी बड़ा दर्दनाक है। वो ये है कि जहां तक तो बात है अवाम की कि अवाम क्या करे, उसमें तो ये है कि वो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले इस बात को रियलाइज करें कि यानी आप ये तय कर लें कि ना तो हुकूमत बचाने आ रही है, ना उनकी कोई प्लानिंग है, ना उन्होंने जिम्मेदारी आपकी उठानी है। तो जो भी आप अपने यानी भलाई के अपने बीवी बच्चों को जो भी मामला आपने करना है, आपने खुद ही करना है, आप खुद ही जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये। और दूसरा रहे कि हुकूमत या बाकी पार्टीज को क्या करना चाहिए, फिरमा कि ये कोई लॉजिकल यानी कोई संजीदगी के हल की जानिब जाएंगे, इनसे ये तवक्को करना भी मेरा ख्याल है अब तो यानी हमारा यानी नादानी होगी, ये लोग नहीं करेंगे। तो जहां तक अवाम की बात है, यानी मैं तो सबसे पहले उन्हीं की बात करूंगा जिसमें मैं और आप शामिल हैं, और वो ये है कि हमें ये देखना है बस यानी कि हमें अपनी बेहतरीन यानी कोशिश भी करनी है, एफर्ट भी करनी है यानी अपने और अपने प्यारों के लिए। और ये जो एक फॉल्स होप है कि कोई हमारी मदद करेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ सर्विसेज हॉस्पिटल में लाहौर में आप जानती हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने वो पार्किंग में और सड़कों पे बिस्तर रखे हुए हैं, ऐसा ही हो रहा है। और अस्पताल में भी, बाकी अस्पतालों में भी यही है। अच्छा, गवर्नेंस आपने देख ली कि जो दवाई के बारे में शुबा भी हो जाए कि ये मददगार है उसमें मर्ज में, वो 400 गुना क्या 4000 गुना ज्यादा कीमतों पे बिकती है। ब्लैक बिक रही है जी, बिक रही है। अच्छा वहाँ अब प्लाज्मा जो है वो बिक रहा है, एक नए तरह का कारोबार वजूद में आ गया है, धंधा सामने आ गया जी। तो इसका मतलब गवर्नेंस कहाँ गई फिर? गवर्नेंस तो है ही नहीं। बस वो अगर अच्छा अब नतीजा ये हो रहा है कि एक पेट्रोल पंप को नारोवाल में आग लग गई, मैं देख रहा था कि नीचे उसमें यानी जो यानी हुकूमत के जो सपोर्टर थे उनके वो ये शोर मचा रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि अवाम ने माफिया के खिलाफ खुद एक्शन करना शुरू कर दिया और अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो गए। ये मतलब अब आप अंदाजा लगाइए कि अनार्की हो रही है, सिविल वॉर है ये। क्या मतलब क्या सिविल वॉर को अनार्की और सिविल वॉर की तारीफ की जा रही है कि बहुत अच्छा हो गया कि इमरान खान के साथ लोग खड़े माफिया के खिलाफ हो गए। अब ये इसका मतलब ये है कि लोग अपने घरों से निकले बाजारों और उनको आग लगा दें और बस ये वो इमरान खान खुश हो जाएगा। तो ऐसा तो मतलब अगर ये दौर लाने की जो है वो आप देखिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये कोविड-19 के पेशेंट्स लोग पे लोग, किसी को हार्ट पेशेंट भी है, कोई और मामला भी है, देखिए जिनको पहले से बीमारियां ला के उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ये अगर लग जाए तो उस इंसान का तो बचना मुश्किल हो ही जाता है। लेकिन जो एक आम इंसान है, जो तंदुरुस्त इंसान है, उसके लिए भी SOPs पे अमल दरामद करवाने में हुकूमत नाकाम हुई। लोग नहीं करते, लोग जाहिल है, लोगों के मामला खराब है, लोग सब कुछ है, तो आप अपने इतने सख्त किस्म के अहकामात जारी करें कि लोग उसे फॉलो करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएं। ये वो अवाम नहीं है जिसे आप प्यार से आकर जो है वो समझाएंगे और कहेंगे कि ये बेटा लॉलीपॉप ले ले, हमने दे दी और बात खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है। ये समझ नहीं आ रही है कि हम या फिर ये करना नहीं चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई बीच में कोई कंफ्यूजन शामिल है। डॉक्टर साहबा देखिए, हम जो है ना यानी हमने जो पाकिस्तान ने बतौर रियासत जो बाहर से कर्जे बैरूनी लिए थे 60s में सीटों सेंटों को साइन करने के बाद जी, तो उस जमाने में होता यह था कि चूंकि एक तरफ सोवियत कैंप था, दूसरी तरफ वेस्टर्न कैंप था, तो एल्योर करने के लिए दोनों कैंप्स ऑफर किया करते थे। और हमें जो ऑफर मिली दूसरी रियासतों की तरह वो ये थी कि हमें लोन मिला और वो बड़ी आसान शराइत पर ग्रेस पीरियड के साथ मिला। किसी की रियासत को 25 साल के बाद, किसी को 30 साल के बाद। हमें अयूब खान के जमाने में जितने लोन मिले, इनकी जो वापसी हुई है वो होती ही नहीं थी बेसिकली। वो तो ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इस पे बात करते जाएं तो हमारे पास टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट रह गया है। मैं यहाँ पर जो है वो आपसे इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह फिर मैं आपको जो है वो दोबारा तकलीफ दूंगी कि आप दोबारा हमारे साथ जो है वो हमें ज्वाइन करें और फिर हम जो है वो इस टॉपिक को जो मजीद जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि वक्त जो है वो बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अनीक नाजी साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे, उनका तज्जिया आपने जो है वो सुना। क्योंकि वक्त जो है वो बात इतनी लंबी होती है कि 2 घंटे का शो भी ऐसे लगता है कि शायद इसको और भी लंबा होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि हम अवाम की बात कर रहे हैं, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी जो आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये फर्ज है, ये जान तो आनी जानी है, ये अल्लाह की अमानत है। तो हम यहाँ पर अब बैठकर अपना फर्ज अदा कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू। तो दुआओं में याद रखिएगा, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। आप सैटरडे और संडे को मेरा प्रोग्राम जो है वो बेस्ट ऑफ में देखते हैं और मंडे को इंशाल्लाह लाइव आपसे जो है वो मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। दुआओं में मुझे, मेरी पूरी टीम को याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने